अब ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो रही है सब, कोई मालदार नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है? अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी है लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक ढेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है। इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं। हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बराड़ साहब, सिख भाइयों के लिए तो मैंने उनको बताया कि ये तो 300 साल तो भूलते नहीं है और किसी लड़ाई में इस तरह का समझौता नहीं करते हैं जैसा आप समझते हो। इनके तो गुरु महाराज के 4 साहबजादे शहीद हो गए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सावधान करने आया हूं कि इनके साथ जाति मत करना। ये जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो बेटा, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे, कभी कब्र फाड़ देते थे। इनसे भी नहीं लड़ा जाता। तो इनको ले दे के निपटाओ तो आपके हक में रहेगी वो बात। खैर उस दिन वो उनकी बात समझ में नहीं आई, कुछ दिन बाद आई, देर आए दुरुस्त आए। फिर उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा था उनसे, और माफी मांग के कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इन 4 कानूनों को वापस लेता हूं। अभी एमएसपी का मामला रुका हुआ है और मैं यहां प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मां के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था, मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था। तो इस लड़ाई में, और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश घूमूंगा। अब एक चीज मैं आपको और जानकारी दिलाना चाहता हूं, खासतौर से राजस्थान के लोगों को। आपको आपके हिस्से का पानी नहीं मिला है। मैं जब कश्मीर में था
तो मुझे गडकरी जी का फोन गया कि सतपाल भाई, अमरिंदर मेरे पास बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके और पंजाब के बीच में कोई पानी का समझौता होना है जो 40 साल से नहीं हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। तो मैंने कहा उनको, अमरिंदर जी को, कि आप कल अपने मंत्री को भेज दें। उसने कहा कल तो नहीं, परसों मेरा मिनिस्टर आ जाएगा। और 40 साल से महबूबा और फारूक अब्दुल्ला उसको लटकाए हुए थे, इसलिए कि वो पानी वहीं जाता रहे जहां जाता था। मैंने 15 मिनट में समझौता करा दिया। इस बात पे अटकाया हुआ था कि कंट्रोल किसका हो। मैंने कहा किसी का कंट्रोल नहीं होगा, जॉइंट सुपरविजन होगा। दस्तखत हो गए, मिठाई बट गई, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समझौते उस पे काम शुरू हो गया है। कंडी एक इलाका है जम्मू में, जो कंडी माने सूखा इलाका, उसमें 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 6,000 हेक्टेयर में पंजाब में होगी, और उसके बाद भी बहुत पानी बचेगा जो राजस्थान और हरियाणा को मिलेगा। मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने नेताओं को कहें कि थोड़ा सावधान रहा करें और देख लिया करें कि तुम्हारे हिस्से की क्या चीज कहां बकाया है, उसको अपने यहां ले आए। अब एक मुझे इन्होंने अभय सिंह जी ने एक याद दिलाई चीज, और वो है इसकी स्वामीनाथन। इसका कोई नाम नहीं जानता था स्वामीनाथन का। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र जब लिखा जा रहा था तो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि एग्रीकल्चर का सेक्शन मैं लिखूंगा। तो मैं जब वो लिखने लगा तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लिखूं, लेकिन मुझे पता था कि बीजेपी कभी ये नहीं मानेगी। तो मैंने अपने यहाँ के थे अजमेर के सांवरलाल जाट साहब को फोन किया, किसानों के बड़े मजबूत आदमी थे। मैंने कहा कि चौधरी साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरा मन है कि मैं ये लिखूं, लेकिन ये तो लागू नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मलिक साहब ये कलम रोज नहीं मिलती है, आज मिली हुई है, इसको लिख दो, मनवा तो हम लेंगे। हमारे लोग सड़कों पे बैठ के मनवा लेंगे। और आप हैरत करोगे, वही हुआ। उसके बाद से आज तक जितने किसान आंदोलन छोटे बड़े हुए हैं, उन सब में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, ये बात कही गई है, और ये किसी ना किसी दिन पक्की हो जाएगी। इसी तरह एमएसपी है, एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, और एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है। उसका कारण है सरकार के जो दोस्त हैं। मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहां से मेघालय से। वहां उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन है? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीजें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी क्या कह रहे हैं? बढ़ दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहूंगा जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है और कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये